प्यारे साथियों, ये मैंने 18 तारीख को ज्वाइन किया था, तो 3rd बीए की मेरी मीटिंग है। पहले अयोध्या बीए के साथ मीटिंग हुई थी, दूसरी लखनऊ बीए के साथ मीटिंग हुई है, और तीसरी ये आज हमारी कानपुर बीए के साथ मीटिंग है। तो लखनऊ बीए की जो मीटिंग थी उसका जो मेरा एड्रेस था 40 मिनट का, अगर सबने देख लिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिपीट करूँगा वही कहानी। हाँ, फिजिकली जाए, बिल्कुल ठीक है। साथियों, मेरी जो नौकरी है वो यहीं से चालू है, यूपी से, लखनऊ से ही। मैं 96 का जो प्रोबेशन का लास्ट का पीरियड होता है 3-4 महीने, प्लस रेगुलर जो एडीटी पोस्टिंग में, एडीटी आलमबाग था, तो आलमबाग और ये कृष्णा नगर और ये राजाजीपुरम, गंगा सिंचाईपुरम, ये सारा एरिया था। तो एडीटी पीरियड में हमने एक्सचेंज लगाई। उसके बाद फिर मैं डीटी में चला गया था जम्मू 98 से 2000 जम्मू, फिर वहाँ से मैं गाजियाबाद आ गया था, गाजियाबाद से फिर 2003 में मेरठ, और 2003 से 2008 में मेरठ था, फिर 2008 से मैं चला गया शिमला एज ए डीजीएम। मेरठ में भी डीजीएम था, तो शिमला में जो मेरा पीरियड है 2008 से 2020, 12 साल का पीरियड। तो पहले मैं डीजीएम था, फिर एडिशनल जीएम बना 2012 में, और 27 सितंबर 2014 को मेरे पास जीएमटीडी शिमला का चार्ज आ गया। और वो अगर देखा जाए बीए हेड का एक्सपीरियंस एज ए जीएम, मेरे ख्याल से, और कैपिटल टाउन का बीए का एक्सपीरियंस, ये मेरे ख्याल से इंडिया में हाईएस्ट होगा। और दूसरा, मेरी पूरी नौकरी एसएसए की है, वो एसएसए जहाँ पे सीजीएम ऑफिस होता है, पूरी की पूरी 30 इयर्स। केवल गाजियाबाद वाला पीरियड है तो वहाँ का हेडक्वार्टर ही बैठता है। तो इसमें 2014 में जीएमटीडी का चार्ज था, फिर 2015 में मेरे पास जीएम मोबाइल एचपी सर्किल और जीएम सेल्स एंड मार्केटिंग एचपी सर्किल, 2 चार्ज एडिशनल मेरे पास आ गए, इन एडिशन टू जीएमटीडी शिमला। तो 4 साल मैंने 3 चार्ज देखे। तो जब 2014 में मेरे पास चार्ज आया एचपी सर्किल का, तो 30 लाख मोबाइल कनेक्शन थे, उसको मैंने 29 लाख पे छोड़ा। और ये जो तिवारी बैठा हुआ है, ये वहीं पर था, मेरे पास ही था शिमला में। तो हमने ये कैसे अचीव किया, जैसे हिमाचल है रूरल सेंट्रिक सर्कल है, 89% पॉपुलेशन रूरल में रहती है, 11% ही अर्बन में रहती है। तो हिमाचल आपको पता ही बहुत टफ एरिया था। उसमें हमने, जब मेरे पास सेल्स का चार्ज आया, मोबाइल का चार्ज आया, तो सबसे पहले हमने नेटवर्क को, पूरे सर्किल के नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हिमाचल हिली एरिया में 98% तक हम ले गए। वो कैसे ले गए वो मैं बताऊँगा। और हमारा जो मार्केट शेयर था एचपी सर्किल का पूरे इंडिया में हाईएस्ट 27%, नंबर 2 पे केरल होता था 25%। जब भी आप मार्केट शेयर मोबाइल का निकालते थे पहले, तो पहले एचपी का ही जो बार चार्ट है, एचपी केरल, वो चलता था। तो जो शिमला एसएसए मेरे पास था, उसकी पॉपुलेशन 9 लाख, और मोबाइल कनेक्शन बीएसएनएल के 8 लाख, 29 लाख में से 8 लाख कनेक्शन तो उसी बीए के थे, उसी एसएसए के जिसमें मैं जिसको हेड कर रहा था। तो वो हमने कैसे अचीव किया, जैसे शिमला में, हिमाचल में 11 एसएसए थे, तो हमने आईपीएल की तर्ज की टीम पर उनके पहले नामकरण किया। जैसे शिमला का नाम रखा शिमला लॉयंस, कुल्लू किंग्स, मंडी मॉन्क्स, धर्मशाला डेयर डेविल्स, हमीरपुर हीरोज, सोलन वॉरियर। तो हमने आईपीएल हमने टीम बना दी। टीम बना के फिर हम वीक में एक बार सिम सेलिंग डे रखते थे, और उसकी मॉनिटरिंग एवरी आवर, और एक दिन में हम लोग 10-10 हज़ार सिम बेचते थे। सिम कैसे बिकेगा, नंबर 1 आपका नेटवर्क अच्छा चलना चाहिए, नंबर 2 आपकी पॉइंट ऑफ सेल सफिशेंट होनी चाहिए। तो जैसे आप फ्रेंचाइजी तो अपने रिटेलर मेन रोड पे ही बनाएगा, कंट्री साइड में तो हमको डीएसए ही बनाने पड़ेंगे। तो हमने ड्राइव चलाया कि डीएसए एनरोल करें। तो एक मैंने मेरे मोर देन 25 आइडियाज इम्प्लीमेंटेड बाय बीएसएनएल हेडक्वार्टर, मोर देन 25 आइडियाज, मेरे इनोवेटिव आइडियाज हेडक्वार्टर से उनकी इंस्ट्रक्शन निकली हुई है पैन इंडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहला था जो यहाँ से सीजीएम रिटायर हुए एचआर शुक्ला जी, उनके साइन से चिट्ठी निकली थी 2014 में। उस इनोवेटिव आइडिया का नाम था गो टू कस्टमर स्ट्रेटजी। इनोवेटिव आइडिया था गो टू कस्टमर स्ट्रेटजी। उसमें हमने एक वीक में केवल शिमला एसएसए ने ही 255 डीएसए बनाए।
तो उसमें सारा जो जितने अखबार वाले, दूध वाले और ये अपना बस कंडक्टर सारा, और ये सब्जी वाले, सब्जी मार्केट, हर जगह एक ड्राइव चला के हमने सबको पॉइंट ऑफ सेल बनाया, क्योंकि दुकान जितनी ज़्यादा दुकानें होंगी सामान उतना ही बिकेगा। अगर आपने फ्रूट, अगर ठेली वाला आपके घर के सामने डेली ठेली लगाए और आपको कहे कि साहब आज ये फ्रूट आया ताज़ा, ये ले लीजिए, और एक फ्रूट आपको सब्जी मंडी से लाना पड़े, तो किस केस में ज़्यादा खाओगे? तो पॉइंट ऑफ सेल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, उनका एजुकेशन, उनको पता होना चाहिए जो दुकान पे बैठा है कि किस सामान को कैसे बेचना है। तो हमने डीए से पढ़ाए, फ्रेंचाइजी जो है प्रॉपरली उनको हमने एनरोल किया, उनके डिटेल बढ़ाए, प्लस उनकी मॉनिटरिंग। जैसे एफओएस है, एफओएस का इंसेंटिव देते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी खुद ही एफओएस बन जाएगा, अपनी वाइफ को बना लेगा, एक रिलेटिव को बना लेगा, हो गई एफओएस। ये 6,000 पर मंथ हम उसे पे करते हैं। तो जो एफओएस है, एफओएस उसमें लिखा हुआ है एसएनडी पॉलिसी में, बीएसएनएल और फ्रेंचाइजी मिलके ही उसको बनाएंगे, किसको एफओएस बनना है। तो प्रॉपर हमारे जो सेल्समैन हैं, जो हमारे ये पॉइंट ऑफ सेल्स है, ये प्रॉपर बनने चाहिए। नंबर 2, एवरी पर्सन इज ए सेल्समैन। बीएसएनएल का जो भी एम्प्लॉय है सब सेल्समैन है। कोई एनआईटी में बैठा है वो भी सेल्समैन है, कोई फील्ड में जा रहा है, बीटीएस का कॉल अटेंड कर रहा है, वो भी सेल्समैन है। क्योंकि आप देखिए कि इतनी हाईली पेड सेल्समैन आपको मिलेगा ही नहीं, और हमको सबको नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज़ की, सारे टैरिफ पता होने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई पड़ोसी बोलेगा भाई ये हमें सर्विस चाहिए, तो आप उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो खराब होगा तो आपको बोलेगा। तो हमने हर एक जहाँ हम रहते हैं, हमने वो एरिया अडोप्ट भी करना है। जिस आप कॉलोनी में रहते हो, आप सोचिए कि इस कॉलोनी में रहता हूँ और यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो सारी अब मेरी है, और हमने प्रॉपर सर्विस लेनी है। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है बहुत टफ टाइम चल रहा है, और इसको हम अगर पार कर गए तो फिर बीएसएनएल को कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके बीएसएनएल को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा जो यूपी सर्कल है, इसको भी हमारा टारगेट है कि नॉर्थ जोन में यूपी सर्कल को हमने नंबर 1 बनाना है। और जैसे मुझे हमारी देखो इतनी यंग टीम, एनर्जेटिक टीम है, अगर हम एज ए टीम वर्क काम करें, जैसे बोलते हैं ना, बंद मुट्ठी की ताकत खुली मुट्ठी से कई गुना ज़्यादा होती है। तो हम अगर एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चले एज ए टीम वर्क, तो रिजल्ट कहीं के कहीं आएंगे। तो कमी किसी में नहीं है, कानपुर का स्टाफ हो या वो कहीं का हो, कानपुर का स्टाफ तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पूरे इंडिया में। कानपुर के जो लोग हैं दिमाग के सबसे तेज माने जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कानपुर सबसे आगे निकलने वाला है पूरे यूपी में, और निकल जाएगा। जो आप लोग के इतने अभी हम देखेंगे डिस्कशन में, और जो इंट्रोडक्शन होगा, नंबर 1 ये होगा कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस होना चाहिए। अगर आपने सचिन से बैटिंग की जगह बॉलिंग कराने लग जाओ तो रिजल्ट क्या होगा? अभी बी हेड IFA हेड की ट्रेनिंग एनटीटीसी में होती है, तो 8 बैच में से 6 बैच में मैं एज ए बी हेड वो लेक्चर लेने जाता हूँ। बी हेड IFA हेड को पढ़ाने के लिए 8 बैच हो, उसमें 6 मैंने पढ़ाई है। तो वहाँ पे यही मैं जो हमने काम करके दिखाया प्रैक्टिकली, वही हम बताते हैं। तो उसमें जो आपके यहाँ के जो मनीष है, उन्होंने मेरिट गए ना, तो सबसे पहले आपने काम करना है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। कुछ लोगों को दिक्कत होगी इधर उधर होने में, लेकिन हमने रिजल्ट तभी आएगा अगर आपकी टीम में, मैंने बोला कि जिसने बॉलिंग करानी है उसे बॉलिंग कराओ, जिससे बैट्समैन बैटिंग करानी है बैटिंग कराइए। अगर आपने यहीं पर गड़बड़ कर रखी है तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा। दूसरा हो गया कि हर एक एम्प्लॉय की डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो मैंने वो ये डेली परफॉर्मेंस शीट डीपीएस हर एक बंदे की, उसको डीपीएस बोलते हैं, कि हर एक बंदा एम्प्लॉय 5:30 बजे जाएगा तो बता के जाएगा कि उसने क्या काम किया। ये थोड़ा शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार जब चीज़ें होने लग जाएंगी तो फिर मॉनिटरिंग की ज़रूरत कम पड़ती है। वो शुरू में आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जब एक बार गाड़ी चल पड़ती है तो उसमें एफर्ट्स कम लगते हैं और हर एक को अच्छा लगता है। हमें हमेशा स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए, कम एफर्ट्स लगाने से ज़्यादा आउटपुट। अगर भाई एफर्ट्स हम सारे लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ रही है, तो राइट पर्सन राइट प्लेस, डेली मॉनिटरिंग करिए। तीसरा हो गया कि जो भी जिसकी प्रॉब्लम आ रही है, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा नहीं होता कि भाई तुमने ये करना है, कैसे करोगे मुझे नहीं पता, नहीं। जिसने आपको टारगेट दिया कि ये करना है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर डेली के डेली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं पाइल अप नहीं होंगी और रिजल्ट भी आपको अच्छी तरीके से वो आने लग जाएगा। तो ये हमने
पूरे एचपी सर्किल को मोबाइल में, जब हेडक्वार्टर से बीसी होती थी तो हमारी एचपी सर्किल की 1 मिनट बीसी होती थी ओनली। और यहाँ के जो जीएम थे वो कहते थे कि तुम्हारी वजह से हमें डांट पड़ती रहती है कि भाई उनसे बात करो, एचपी तुम्हारे दोस्त ही है, उनकी तो बीसी 1 मिनट में खत्म हो जाती है और हमें आधे घंटे डांट ही पड़ती रहती है। हम सोचते कब हमारी बीसी खत्म हो। तो हमने ये, ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब करके दिखा सकते हैं, लेकिन ये कि शुरू में थोड़ा लोगों को कष्ट होगा और एक बार जब आउटपुट आने लगती है तो फिर हर एक को अच्छा लगता है जो भी टीम में रहता है। क्योंकि अगर हम अभी बेस्ट नहीं रहेंगे बीएसएनएल के लिए फिर तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी। और अभी देखो कितनी कंपनियां थी, तब हमने सर्वाइव कर गए, कोरोना टाइम था और बीएसएनएल कोई प्रॉब्लम थी, उससे अगर हम निकल के आ गए, अब तो हमारे पास पैकेज आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे दिया है, तो उसका हमें भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से आगे खींचना है। क्योंकि गाड़ी स्लो नहीं, अब तो गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब हमारा बीएसएनएल आगे बढ़ पाएगा। तो जब मैं उधर से शिमला से जब चंडीगढ़ आए तो पहले दिन ही हमने टीम का नाम रख दिया चंडीगढ़ चैंपियन। चंडीगढ़ बीए का नाम पहले दिन हमने मीटिंग करी, जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं कि हमारी टीम का नाम आज से होगा चंडीगढ़ चैंपियन। और चैंपियन पूरे पंजाब सर्किल में एक ही होगा, चैंपियन तो एक ही होता है। तो हमने कहा कि हमने सबसे आगे निकलना, अपने बीए को पूरे सर्किल में टॉप पे ले जाना है और हमें जो भी टूर्नामेंट होगा पैन इंडिया पे उसको भी जीतना है। तो फिर वो तो चंडीगढ़ बीए को हम चंडीगढ़ चैंपियन ही बुलाते हैं सारे, कभी टी शर्ट वगैरह होती है उस पर भी हम चंडीगढ़ चैंपियन लिखवाते हैं। तो उससे एक टीम स्पिरिट आ जाती है कि भाई हम इस टीम के पार्ट हैं और ये हमने इस टीम को आगे ले जाना है। अच्छा, जो भी हम काम करते हैं सबको बताते हैं कि भाई हमने ये काम ऐसे ऐसे किया, अगर किसी ने उसको अडोप्ट करना है तो करे। ऐसे नहीं कोई हमने काम किया कैसे किया नहीं बताना है, सबको बताइए कि ये काम ऐसे किया है, ताकि लर्निंग जो आपकी लर्निंग से औरों को भी फायदा हो जाए। अल्टीमेट एम ये है कि बीएसएनएल आगे चलना चाहिए। तो अभी जैसे वो चंडीगढ़ जब मैंने ज्वाइन किया तो रोपड़ आ गया था 2 महीने के बाद। रोपड़ पता नहीं आप लोगों ने कितने ने सुना होगा। रोपड़ को हमने टॉपर पूरे इंडिया का जो वो है रोपड़, वो टॉपर है पूरे इंडिया का। 1.5 साल पहले ही हमने उसको टॉपर फ्री कर दिया। और वहाँ पे जो एफटीटीएस कनेक्शन है आप सोच नहीं सकते, 7 लाख की पॉपुलेशन वाला ओए, 7 लाख कितने कनेक्शन होंगे? गैस करके बताइए, 2-4 लोग बताइए कितने एफटीटीएस कनेक्शन होंगे? 7 लाख की पॉपुलेशन का ओए कितने एफटीटीएस कनेक्शन होंगे भाई? और 4-5 लोग बताओ, क्योंकि ये मीटिंग नहीं है, ये मोटिवेशनल सेशन है। इसमें हमने एक दूसरे को पूरा कैसे हमने कैसे काम किया, आपने कैसे करना है, उस तरह करके 30 to 25,000 7 लाख की पॉपुलेशन पे, 7 लाख की पॉपुलेशन पे। एक परिवार में तो सब 3-4 लोगों का होगा, 7 लाख नहीं 7 लाख पॉपुलेशन। कानपुर ओए की पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख मान लेते हैं। 7 लाख। अच्छा, पॉपुलेशन 2 है, एक तो 2011 के हिसाब से इतनी सेंसस, और एक है कि आज के हिसाब से। तो आज के हिसाब से भी वो रिपोर्ट पब्लिश होती है। अगर टीआरए की साइट पर आप जाओगे तो टीआरए की रिपोर्ट आप बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होती है। टीआरए निकालता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी 140 करोड़, 142 अब तो, और इतना मोबाइल के कनेक्शन, इतने अर्बन रूरल टेलीडेंसिटी मार्केट शेयर। तो अगर हमने पॉपुलेशन देखनी है तो आज के हिसाब से देखनी, ना कि 2011 के हिसाब से। तो अगर रोपड़े के 7 लाख है तो यहाँ की 50 लाख है, तो 7 लाख पे कितने एफटीटीएच होने चाहिए, 50 लाख पे कितने होने चाहिए? 7 लाख पे कितने होने चाहिए? तो आप ऐसे आप गैस करिए कि 7 लाख पे कितने होने चाहिए। यहाँ पे कितने एफटीटीएच है? ओए वाइज, कानपुर ओए, आपका उन्नाव ओए, फरुखाबाद ओए, कितने हैं ओए हेड बता दें? 5,000 कानपुर में, उन्नाव में 900, 1000 भी नहीं पहुँचे। अच्छा, फरुखाबाद 700 और फतेहाबाद 400। तो ये रोपड़ में कितना होना चाहिए? अराउंड 1 लाख के आसपास, मतलब 1 लाख के आसपास होंगे क्या कलेक्शन। क्योंकि पहले कलेक्शन तक तो पंजाब में बहुत ज़्यादा थे,
मतलब पंजाब में कब लैंडलाइन 1 लाख के आसपास इसमें टोटल मैं बता दूं, कानपुर रोए में 5457 कनेक्शन हाँ, तो कानपुर में 5000 है, तो रोपड़ में 5 से ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए? तो रोपड़ ओए में कनेक्शन है 20,000। रोपड़ ओए में कनेक्शन है 20,000। रोपड़ ओए को अब मैं बता दूंगा ना कि 20,000 कैसे पहुंचे, फिर आपने क्या करना है। आप वैसे बात नहीं करें तो इसमें उसको हमने फिर 1.5 साल पहले ड्राइव चलाया, जब तक हेडक्वार्टर ने भी नहीं बोला था। हमने कहा कि ये जो कॉपर है इसको FTTH पे माइग्रेट करिए मेंबर्स को। 1.5 साल पहले हमने 1.5 साल क्या 2 साल पहले ड्राइव चला देता। जब मेरे पास रोपड़ का चार्ज आया था तो 2100 FTTH थे और मैं अब 20,000 पे छोड़ के आया हूँ। 10 टाइम्स 4 ईयर्स। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया वो बताता हूँ। एक तो ड्राइव चलाया कि हमने कॉपर से फाइबर पर कन्वर्ट करना है। दूसरा उसमें 669 GPs हैं। 669 GPs हैं। तो जो GP फॉल्टी थी उनको हमने अपनी ट्रांसमिशन की टीम इंक्रीज करी, लेबर बढ़ाई और पैसा दिया उनको बजट, और सारी GPs को हमने फिजिबल कर दिया। केवल 10 GP बच रही थी लास्ट में। हर एक में FTTH पहुंचा दिया। GP अब है नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि GP अप करने के लिए तो फिर उसका सारा वो ONT और चार्जर और सब कुछ केबल और सब होना चाहिए। तो उसकी फाइबर वगैरह BPNL की टीम के साथ अपनी टीम लगा के, और जब इसका एग्रीमेंट हुआ तो FMA PM उनको बुलाया कि हमें पेनल्टी से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस चाहिए। ये नहीं कि पेनल्टी लगा दी ठीक है जी काट लो, उससे कुछ नहीं होता। तो एक ही मीटिंग करी, फिर उनकी टीम हमारी टीम करके सब में सारे GPs में FTTH पहुँच गया। अच्छा, जिस गांव में 2 ऑपरेटर पहले पहुंच गया वो गांव उसी का हो गया, क्योंकि GP में 2 ऑपरेटर के लिए जगह नहीं होती। कोई 10 वाले जो कनेक्शन है एक बार आपने ले लिया, दूसरा आएगा तो उसको 1 भी मिल पाएगा, ये नहीं कि उसको भी 10 मिल जाए। तो हमने सारी GP को ठीक किया, उसमें OLT खोली और OLT खोल कर हमने कनेक्शन लगाई, और लास्ट में 8-10 GP जैसी थी जिसमें ओवरहेड बहुत 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। तो वो भी फिर हमने कुछ अपनी फाइबर दी, कुछ टिप की फाइबर दी, कंबाइंड विजिट करी हमारी टीम ने करी। अच्छा, बुकिंग हमारे लोग करते हैं, कनेक्शन वो लगाता है। ये नहीं कि हम अपना पैंट पे हाथ डाल के हाँ भाई बुकिंग करके लेगा और चालू भी कर दे और जब सारा काम हो जाए तो बता देना, नहीं। क्योंकि आप देखोगे टिप के जो बंदे होते हैं उनको सेल्स का वो नहीं होता, इतने पढ़े लिखे नहीं। अगर इतने पढ़े लिखे होते तो 10-12 हज़ार में क्यों काम करेगा, वो तो कनेक्शन लगा सकता है। तो बुकिंग हमारे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आपको जानती है। अगर आपने बुकिंग करके टिप को ला दिया तो वो अपना लगाएगा भी जल्दी, नहीं तो टिप के पास इतने बंदे नहीं होते कि मार्केटिंग के लिए अलग और लगाने के लिए अलग और फॉल्ट के लिए अलग नहीं। तो हमारे लोगों को बुकिंग लानी पड़ेगी, वो लगाएगा तब कनेक्शन बढ़ेंगे। तो जो लास्ट की 10 GP बची थी फिर उनको भी हमने शुरू किया, और उसके बाद फिर 3 GP बच गई जिसमें BPNL भी फेल हो गया, कभी केबल नहीं लगी, इतने साल लगे। लास्ट में तो 3 VSAT पे चली वो GP। लेकिन जब मैं आ रहा था तो उन तीनों VSAT वाली पे भी हमने ओवरहेड डाल के टिप से करके लास्ट वीक में उनको कंप्लीट कर दिया। और फिर अभी जो सेक्रेटरी DOT और CMD साहब ने जो अभी 4G टावर का जो इनोग्रेशन किया वो मेरे ही रोपड़ ओए की ही अभी 4G सेचुरेशन की वो BTS था जो अभी लास्ट वीक उन्होंने जाके किया, तो उसमें भी पहुंच गया और उसमें FTTH भी खुल गई। तो अदरवाइज तो 20,000 पहुंचना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हर एक GP में तो रोपड़ भी एक अकेला है कि भाई पूरे 669 GPs में BSNL का FTTH पहुंच गया, जबकि जो GP अब होंगी वो 50-60-70% वही है, बाकी बढ़ती बढ़ी। तो 20,000 FTTH तो ये पहला OA है जो प्रॉपर फ्री हो गया 1.5 साल में पहले, और विद 14% हाउस होल्ड FTTH पेनिट्रेशन। एक FTTH में पैरामीटर है हाउस होल्ड पेनिट्रेशन। जितने भी OA की पॉपुलेशन है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो हाउसेज आ जाएंगे, और जितने आपके कनेक्शन हैं उन कनेक्शंस को हाउसेज से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हाउस होल्ड पेनिट्रेशन आ जाएगा। तो ये जो हेडक्वार्टर डायरेक्टर CEO की जब मीटिंग लेते हैं तो एक पैरामीटर होता है और डेली रिपोर्ट डलती भी है कि आप किस BA का हाउस होल्ड पेनिट्रेशन कितना है। रोपड़ का इस टाइम 40% है। अभी जो कॉपर फ्री हम कर रहे हैं चंडीगढ़ BA अगले महीने कॉपर फ्री हो जाएगा, वो भी इंडिया का पहला BA होगा कैपिटल टाउन का, वो और वो लार्जर BA जो कॉपर फ्री होगा। ओनली 2 एक्सचेंजेस अभी बचे हुए हैं, उनके लिए भी हमने OLTs लगा दिए हैं, उनका माइग्रेशन चल रहा है, तो अगले महीने वो भी हो जाएगा। जो हमारा कॉपर नेटवर्क है और जो एक्सचेंजेस हैं ये सब लॉसी हैं,
क्योंकि अगर और मैक्सिमम नंबर आपके जो पॉपुलर के हैं 149 वाले प्लान होंगे, उसमें से जो क्लस्टर पार्टनर है तो 35 रुपये या 40 रुपये उसको जा रहे हैं, उनको 100 रुपये बचता है, तो पर डे आपके 3 रुपये आता है। और उसमें भी कस्टमर इरिटेट होकर BSNL की बदनामी और होती है कि नंबर खराब है, लैंडलाइन खराब है, ब्रॉडबैंड खराब है। तो जितने भी आपके ब्रॉडबैंड है, पहले फर्स्ट फेज में ब्रॉडबैंड को माइग्रेट करिए, अगले फेज में जो 329 प्योर लैंडलाइन में भी हाई प्लान वाले उनको माइग्रेट करिए, फिर लो प्लान वालों को माइग्रेट करिए, और गवर्नमेंट के जो नंबर है उनको करिए। और इसमें BSNL का एडवांटेज ये है कि नंबर सेम रहता है। अगर और कोई FTTH लगाएगा तो उसका नंबर वो सेम नहीं रहेगा, अलग रहता है। लोगों का चार्ज रहता है कि मेरा नंबर वही रहे, और लगभग 10-20% के रेट में टैरिफ में मेरा माइग्रेट हो जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। तो हमें जल्दी से जल्दी इसको बंद करके वो माइग्रेट करना होगा। इसके 2 फायदे होंगे, आपका ओपेक्स बचेगा, साफ सफाई होगी आपकी। एक्सचेंज जब बंद हो जाएंगे DSLM बंद हो जाएंगे, नहीं तो DSLM के जैसे ट्रेन होती है ना, उसके जो बोगी होती हैं, कुछ जगह तो DSLM लाइन से ऑन है और किसी में 10 नंबर है, किसी में 5 है, सारे वो चल रहे हैं। DSLM फ्री भी पहला मैंने चंडीगढ़ OA कराया पूरे इंडिया में, कॉपर फ्री पहला। और अभी भारत फाइबर चैंपियन लीग का नाम सुना होगा, तो FTTH उन्हें पता होगा। 2 बार चैंपियनशिप हुई है, दोनों बार मैंने जीती है। चंडीगढ़ में पहले शिमला में था उसका, और इस बार अभी कोडाईकनाल में था अप्रैल में इसका पूरे इंडिया का कार्यक्रम। इस बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि चंडीगढ़ चैंपियन का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से था। जो चेन्नई टेलीकॉम है, चेन्नई टेलीकॉम हेडेड बाई CGM, और उसमें 5 या 6 GM है। चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, कलकत्ता टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट हो गया, हेडेड बाई CGM। 2 मेट्रो डिस्ट्रिक्ट चेन्नई कलकत्ता, बाकी 3 लार्जर। और चंडीगढ़ तो बहुत छोटा सा 27 लाख पॉपुलेशन का भी है, लेकिन वो भी हमने हार नहीं मानी, हमारी टीम लगी रही। और अक्टूबर में VC हो रही थी, डायरेक्टर साहब ने VC ली, तो उसमें वोल्टेज का एक पैरामीटर था कि हाईएस्ट वोल्टेज किसने लगाई। तो अक्टूबर में हमारा और बेंगलोर BA का टाई हो गया, जबकि बेंगलोर में भी 5 GM। तो उन्होंने उनकी वोल्टी हमारी वोल्टी सेम थी, तो रैंक नंबर 1 पर टाई हो गया। फिर हमारी टीम ने कहा कि अगले महीने जो हमारी रैंक नंबर 1 है, हमें 2 फोटो नहीं चाहिए, एक ही फोटो चाहिए। तो हमने कहा फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी रैंक 1 पे, अगर एक ही फोटो चाहिए तो अगले महीने फिर हमारी रैंक 1 आ गई। तो अक्टूबर में हमने नारा दिया कि अगले 6 महीने में जो हमने वोल्टी लगानी है, अगले 6 महीने में। हमें पता था कि आगे कुछ ना कुछ ये, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, जल्दी से माइग्रेट करना है। तो हमने नारा दिया अब की बार 200 पार। अक्टूबर में हमने नारा दिया अब की बार 200 पार, मतलब हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक 200 वोल्टी पार करानी है। तो फिर हमें कोई बीट नहीं कर सकता। तो हमने जब ये मंथ और मंथ चलता रहा, अभी वोल्टी लगी कैसे वो भी नहीं पता मुझे। तो मार्च के एंड तक फिर 6 महीने में हमने 200